हेलो दोस्तों, मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ और मैंने ये चैनल बनाया है आपको विज्ञान के कठिन कठिन कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में समझाने के लिए, सिंपल और सरल भाषा में हिंदी में समझाने के लिए। जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते होंगे वो मुझे आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सिंपल भाषा में। एक जो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन या इवन परप्लेक्सिंग क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में हमेशा आता था, जब मैं पढ़ाई करता था, जो हम हमेशा पढ़ते रहते थे कि हम लोग बंदरों से इवॉल्व होकर के आज मनुष्य के रूप में ऐसे आए हैं। तो हमेशा मेरे दिमाग में सवाल आता रहता था कि भाई हम लोग बंदर से इवॉल्व हुए कैसे आ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आज को नहीं कोई बंदर जंगल से आकर के और बोला कि देखो भाई मैं मनुष्य बन गया, अब मुझे आधार कार्ड दे दो, मैं आराम से आपके साथ रहूंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हमने कभी नहीं देखा कि कोई बंदर अचानक जंगल से निकल के आता है, देखो भैया भैया मैं इवॉल्व हो गया, अब मैं भी मनुष्य की तरह सोसाइटी में रहूंगा। ऐसा नहीं होता है। तो आज हम ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे, इवन सिंपल टर्म्स में, कि जो इवोल्यूशन होता है ये क्यों होता है और कैसे होता है। कैसे एक बंदर से एक आदमी, एक सिंपल बंदर जो मतलब मूर्ख है और बंदरों पेड़ों पे कूदता है, उसके हम जैसे सिविलाइज्ड इंसान, एक सोसाइटी कैसे वहां से यहां आ जाता है, और कैसे इस दुनिया की सभी जितने भी जीव जंतु हैं वो सब चीज बेसिकली एक ही जड़ से आए हुए हैं। मतलब कुत्ता और हमारे माता पिता कभी एक रहे होंगे। वो जो पीपल का पेड़ है और हमारे माता पिता कभी पीछे पीछे जाके कभी एक रहे होंगे। तो ये ऐसा इवोल्यूशन से हुआ है। ये बात हमें साइंटिस्टों को 100% श्योर है कि हम लोग सभी इस दुनिया में धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी एक सिंपल बैक्टीरिया, सिंपल जो शुरू में पैदा हुआ था, हम लोग वहीं से आए हुए हैं, वहीं से इवॉल्व होके आए हुए हैं। ऐसा कैसे हुआ है, क्यों है, ये अभी हम देखते हैं। तो ठीक है, तो हम देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे होता है। एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा। जो पहले ये कि आपने कभी भी कोई फोटोकॉपी तो किया होगा किसी फोटोकॉपी मशीन पे, है ना। कभी मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट को आप लेके गए होंगे और फोटोकॉपी किया होगा। तो आपने कभी सोच सकते हैं बात कि हमेशा जब भी आप फोटोकॉपी एक डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट में करते हैं तो जो दूसरा फोटोकॉपी जो जिरोक्स निकलता है वहां से, वो एग्जैक्टली इससे मैच नहीं करता है। जब उसमें कोई दाना, काला सा दाना, कोई धब्बा या हल्का सा उसमें जरूर दाग धब्बे आ जाते हैं। बिल्कुल आप समझ सकते हैं इस बात को। तो इस दुनिया में कोई भी कॉपी जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। जब भी आप किसी चीज को एक से दूसरे चीज में कॉपी करेंगे तो उसमें किसी माइक्रो लेवल पे, किसी छोटे छोटे लेवल पे जरूर हल्का सा उसमें चेंज आ जाए, कहीं पे कहीं छोटा सा दाना, दाग धब्बा प्रिंटिंग मशीन से आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यही सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर लागू होता है। हम लोग बेसिकली क्या है, हम लोग अपने पेरेंट्स के कॉपी हैं। जो पेरेंट्स का डीएनए होता है उसका कॉपी होके हम लोग बनते हैं। हमारा जो डीएनए होगा उसका कॉपी होके हमारे बच्चे बनेंगे। अब जैसे मान आप पूछेंगे कि फिर अगर हम अपने पेरेंट्स के कॉपी हैं तो अपने पेरेंट्स जैसे एग्जैक्टली क्यों नहीं दिखते हैं। हम लोग दिखते हैं अपने पेरेंट्स जैसे, लेकिन चूंकि हम अपने माता और पिता दोनों के डीएनए से मिलकर बने हैं, इसलिए हम दोनों का मिक्सचर, इसलिए दोनों की तरह नहीं, किसी एक की तरह नहीं दिखते, दोनों का मिक्सचर दिखते हैं। अगर ऐसा होता कि हम बिल्कुल ही अपने पिता से बने होते, सिर्फ एक से, जैसे प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतुओं में होता है, जैसे केचुआ में बहुत सारे एक लिंगी जीव, दो लिंगी जीव होते हैं जो अपना ही डीएनए खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो उनका जो कॉपी होता है वो बिल्कुल उनके जैसे दिखता है। जैसे अगर आपका एक, मतलब जैसे मेरा मान लीजिए डीएनए लेकर एक टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाए तो बिल्कुल क्लोन जिसे बोलते हैं वो बिल्कुल मेरे जैसे दिखेगा। ठीक है, तो अब ये बात ध्यान देने लायक है। तो जब भी कोई जंतु या कोई भी जंतु का अगली पीढ़ी में उसके डीएनए का कॉपी होता है, तो जैसे मैंने बताया कॉपी में जरूर हल्का सा एरर रह जाता है, एक छोटा सा एरर रह जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई कॉपी होता है तो डीएनए में हल्का सा एरर हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉपी जो होता है कि समय के साथ साथ क्या होता है, ये जो जो कॉपी में जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जो हमारे 10 पीढ़ी हमारे परदादा जैसे दिखते होंगे और आज जो मैं दिखता हूं, मेरी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी ज्यादा डिफरेंस हो गई है। 100 पीढ़ी जाने के बाद और भी डिफरेंस बढ़ जाएगी, 1000 पीढ़ी जाने के बाद और भी डिफरेंस बढ़ जाएगी। तो जो हमारे डीएनए के कॉपी में जो डिफरेंस होता है इसे ही हम बोलते हैं विज्ञान की भाषा में जेनेटिक म्यूटेशन।
जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा तरीका होता है, तो अब आपने देखा कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब डीएनए हमेशा कॉपी होता रहता है तो समय के साथ उसमें चेंजेस होते रहते हैं, और चूंकि चेंज बहुत छोटे 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 होते हैं, तो इसे अगर इसलिए आपने देखा होगा कि एक पहला मेन डॉक्यूमेंट है, उसका एक कॉपी कीजिए जीरोक्स में ले जाके, फिर दूसरा कॉपी कीजिए उस जीरोक्स वाले से, फिर उसका कॉपी, उस जीरोक्स वाले से फिर उसका कॉपी। तो अगर आप 200 कॉपी करेंगे तो जो 200वां कॉपी होगा, जो पहला ओरिजिनल कॉपी था, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। आप जितनी लगातार कॉपी, उसको फिर एक कॉपी, उसके फिर एक कॉपी करते जाएंगे तो उतना ही ज्यादा उसमें डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बिल्कुल यही होता है हमारे साथ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए कॉपी होता है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, फिर अगली पीढ़ी में थोड़ा सा डिफरेंस, इसे बढ़ते बढ़ते समय के साथ 1000, 2000, 10,000 पीढ़ी जब होता है तो डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया कि भाई वो जो डिफरेंस होता है मनुष्य से, और मान लीजिए कि हमारी आंख यहाँ पे है, आंख मतलब कि इतनी छोटी है, अगर किसी पीढ़ी में हमारा आंख इतना बड़ा होगा तो उस आंख को बड़ा होने मतलब उस उतना बड़ा डीएनए का चेंज होने में कम से कम 10,000 पीढ़ी लग जाएगी, और 10,000 पीढ़ी होने का मतलब क्या हो जाएगा, कई लाख साल लग जाएंगे। तो इसीलिए हमारी आंखों के सामने कोई बंदर, मतलब जो हमारे 100 साल, 200 साल, 300 साल का पीरियड हमारी हिस्ट्री है, हमारी आंखों के सामने कोई बंदर जंगल से निकल के नहीं आता है, क्योंकि 200-300 साल में कभी भी कोई बंदर इंसान की तरह नहीं बनेगा। उसके लिए लगभग 10,000 पीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी, 20,000 पीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी, जो होने में 1 लाख साल लग जाएंगे, 1.5 लाख साल लग जाएंगे, मिलियन साल में 10-10 लाख साल लग जाएंगे। तो बंदर से इंसान बनने में हमको 10 लाख साल, 20 लाख साल लगे हैं, और इसीलिए आज कोई बंदर अचानक निकल के नहीं आता, क्योंकि इसके लिए समय लगता है। जो पहला मेथड आपने देखा वो है जेनेटिक म्यूटेशन का, और इवोल्यूशन का जो मैंने बताया कि समय के साथ साथ डीएनए में चेंज होता रहता है कॉपी होने की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे जनरेशन के बाद थोड़े थोड़े चेंज आने लगते हैं, मतलब कि जंतु के शारीरिक और बिहेवियर पैटर्न में, ठीक है। जो दूसरा तरीका होता है, 2 तरीके से होता है इवोल्यूशन। दूसरा तरीका होता है सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से। सेक्सुअल सिलेक्शन ये क्या होता है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि एक कबीला है जिसमें 100 पुरुष हैं और 100 महिला है, ठीक है। तो उनमें महिलाओं में, और चूंकि महिलाओं में एक टेंडेंसी है, उसमें क्या होता है कि सारी महिलाएं ऐसे पुरुषों को चूज करती हैं जो लंबे हैं। तो अब जिसके चलते क्या होगा कि जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो लंबे होंगे। अब चूंकि उनकी माताओं ने, जो अगले पीढ़ी की जो औरतें होंगी, चूंकि उनका डीएनए अपनी माताओं से आया है, तो उनमें भी वो टेंडेंसी होगी कि वो उन पुरुषों को चूज करें जो उनमें लंबे होंगे, ठीक है। तो समय के साथ ऐसा होता जाएगा कि जो कुछ पीढ़ियों के बाद, 100-150 पीढ़ियों के बाद क्या होगा कि जो कबीलों में जो औसतन जो लंबाई होगी पुरुषों की, वो 100 पीढ़ी पहले जो पुरुषों की लंबाई थी उससे ज्यादा होगी, क्योंकि महिलाओं ने उन्हीं पुरुष को चूज किया जो लंबे थे, और उसकी वजह से उनके वंशज लंबे हुए, और फिर अगली पीढ़ी में फिर महिलाओं ने उन्हीं पुरुषों को चूज किया जो उनमें सबसे लंबे थे, इसलिए फिर उनके भी अगली पीढ़ी के बच्चे लंबे हुए। इस समय के साथ साथ क्या होगा कि जो औसतन लंबाई होगी जो कबीले की, मर्दों की, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इसे बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। ये चीज इवन महिला चूज करती है पुरुष को, उसमें भी लागू हो सकता है, और पुरुष चूज करते हैं महिला को, उसमें भी लागू हो सकता है। जैसे पुरुष उस महिला को चूज करें जिसमें कोई सर्टेन क्वालिटी है, सभी पुरुष अगर वैसी महिला को चूज करें तो फिर अगली पीढ़ी में उस महिलाओं के लक्षण जाएंगे, फिर इस तरह वो बढ़ता जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे इवोल्यूशन होता है। अब जो आपने देख लिया कि समय के साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जब कई पीढ़ी में हम जाते हैं, तो इन 2 कारणों की वजह से जेनेटिक म्यूटेशन, जो कॉपी में जो एरर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और सेक्सुअल सिलेक्शन मतलब कि जो महिलाएं या पुरुष एक पर्टिकुलर तरह के अपने महिला या पुरुष को चूज करती हैं, उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, इन दोनों वजह से समय के साथ साथ जो पीढ़ियां होती हैं वो बदलती जाती हैं। मतलब अगली पीढ़ी पहली पीढ़ी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, अगली उसकी नेक्स्ट पीढ़ी उस पीढ़ी से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इस तरह चेंजेस आते जाते हैं। अब इस चेंजेस से क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल फैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज अगर ऐसी इस दिशा में हो रहा है जिससे जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी जिसमें चेंजेस हुए हैं, अगर वो प्रकृति में अच्छी तरह से एडॉप्ट हो रही है, मतलब प्रकृति में अच्छी तरह से चीजों को हैंडल कर रही है,
तो वो चीज़ वो प्रकृति में छा जाती है। और अगर उसकी जो उसमें चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से अगर प्रकृति में अच्छे से एडाप्ट नहीं हो पा रही है तो वो चीज़ धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। सिंपल एग्जांपल, आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। इसे मान लीजिए कि हिमालय के नीचे एक भालू रहते हैं, ठीक है। अब ये भालू जो है कि भूरे रंग के हैं, ठीक है। हिमालय के पहाड़ियों के नीचे, ये पहाड़ियों के जंगल में जो है, जंगल पेड़ बना रहा, समझ लीजिए। तो हिमालय के पहाड़ियों में जंगल में भालू रहते हैं जो भूरे रंग के हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि समय के साथ साथ उनमें ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन हो रहे हैं, मतलब उनमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे चेंज आ रहे हैं, और सेक्सुअल सिलेक्शन का भी कुछ इफेक्ट ऐसा आ रहा है कि जिसकी वजह से अगली पीढ़ी के जो भालू आ रहे हैं वो सफेद रंग के होते जा रहे हैं, ठीक है। वो सफेद रंग के होते जा रहे हैं, ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से 100 पीढ़ी, 500 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी के बाद लगभग वो सफेद रंग के होते जा रहे हैं। तो अब उससे क्या फायदा होगा? जो सफेद पीढ़ी के जो भालू जो सफेद रंग के होंगे, अगर वो हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर जाएंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो आराम से बर्फ में सफेद रंग के होंगे तो छुप जाएंगे। जब बर्फ में आराम हो से अगर सफेद रंग के होंगे छुप जाएंगे तो किसी भी अगर जानवर का जाकर पास तक जाके शिकार करेंगे तो जानवर को दिखेगा नहीं, जो भी छोटे छोटे जानवर है, खरगोश या कुछ भी, तो उनको दिखेगा नहीं, तो भालू आराम से शिकार कर लेगा, सफेद रंग का है। तो चूंकि वो सफेद रंग का है और आराम से अगर वो शिकार कर लेगा तो उसे वो आराम से खाएगा तो उसकी पीढ़ी और बढ़ेगी, उसको पेट भरेगा, उसको और बच्चे पैदा होंगे, वो भी सफेद रंग के होंगे, वो भी आराम से शिकार करेंगे और वो भी उनको खाने को मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या फैलती जाएगी, ठीक है। और वहीं पे जैसे काले रंग के जो कुछ भाई होंगे, जो अभी भी काले रंग के ही हैं कुछ भाई जो भालू, वो आराम से हिमालय के सफेद पहाड़ियों में काले रंग के दूर से ही दिख जाएंगे। जो भी मतलब कि छोटे छोटे जो जानवर होंगे जिनको वो खाते होंगे वो आराम से भाग जाएंगे, दूर से ही देख के काला रंग का कुछ आ रहा है, तो जिसकी वजह से उनको खाना मिलेगा नहीं और समय के साथ वो भूखों पीढ़ी दर पीढ़ी मरते जाएंगे और काले भालू विलुप्त होते चले जाएंगे और सफेद भालू बढ़ते चले जाएंगे। तो इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कि जो चेंजेस पीढ़ी दर पीढ़ी हुए, अगर उन चेंजेस की वजह से प्रकृति में अगर वो जानवर जो है अच्छी तरह से एडाप्ट कर जा रहा है तो वो बढ़ता जाएगा, और उन चेंजेस की वजह से अगर वो प्रकृति में अच्छे से एडाप्ट नहीं कर पा रहा है तो वो विलुप्त हो जाएगा। बस यही है पूरा इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, जो मैं आपको प्रयास करूंगा अच्छे से अच्छे सरल भाषा में समझाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।